ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है खेल से खोलो किस्मत में। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खेलों के विकास को लेकर के और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने को लेकर के। हमारे साथ में खेल मंत्री अशोक चांदना साहब और पूरा गेस्ट पैनल मौजूद है। साथ ही साथ में हमारे साथ प्रदेश के होनहार खिलाड़ी और कोचेज भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल हैं। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि एसएमएस स्टेडियम में काफ़ी सुविधाएँ दी गई है और सुविधाओं की कोई कमी अब एसएमएस स्टेडियम में तो कमोबेश नहीं रही है, लेकिन जयपुर के बाकी स्टेडियम की बात करते हैं या फिर प्रदेश के और दूर दराज जिलों के स्टेडियम्स की बात करते हैं, किस तरीके से अब प्रायोरिटी उस पर बहुत ज़्यादा हो जाती है? निश्चित रूप से कैपिटल होने की वजह से जयपुर में सुविधाएं ज़्यादा हैं। बाकी आप ज़िलों में देखेंगे तो जो जोनल हेडक्वार्टर ज़िले हैं उनमें बाकी ज़िलों से ज़्यादा हैं, लेकिन जयपुर से कम हैं। बड़े ज़िले हैं उनमें जोनल हेडक्वार्टर के बाद में उनमें छोटे ज़िलों से ज़्यादा है, फिर छोटे ज़िले आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे ज़िले, बड़े ज़िले, जोनल हेडक्वार्टर और प्रदेश की कैपिटल होने का निश्चित रूप से एक फ़र्क होता है। लेकिन भविष्य में, क्योंकि जैसा कि अभी जाजेड़िया जी ने कहा कि ये शुरुआत है, चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर की हो, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर बदलाव की हो, जितने भी काम हम कर रहे हैं अभी, हमने 3 सालों में किए, अगले 2 सालों में करेंगे। मुझे लगता है कि इसी स्पीड से कम 15 साल काम होगा और इसी स्पीड से कम 15 साल तक लगातार बजट लगेगा, तब जाके हम खेलों में मिनिमम जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। क्योंकि बैकलॉग खेलों का बहुत लंबा हो गया है। बहुत सारी सुविधाएं अभी कोच साहब ने एथलेटिक ट्रैक का बताया कि 16 साल पुरानी एथलेटिक ट्रैक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, जब हम घूमेंगे तो निकलेगी। अभी हमने कुछ चैप्टर पूरे किए हैं। स्टेडियम के एथलेटिक ट्रैक को भी बदल रहे हैं सर अब? वो ये एक बहुत छोटी सी बात है, ये किसी भी दिन बदल सकती है। लेकिन इस प्रकार के और भी प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जहां पर नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि ये केवल एक शुरुआत है। बजट की कमी हो, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए मैं इस प्रदेश के खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, कोचेज़ को, एक्स खिलाड़ियों को, भविष्य के खिलाड़ियों को, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। फेडरेशन के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए खेलों के लिए कभी कोई कमी नहीं आएगी। निश्चित रूप से अब आप देखिए। लेकिन सर, एक बात मैं इसमें ये आपसे जानना चाहता हूं कि खेल को लेकर के बजट काफ़ी कम रहता है, वो भले ही कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कारण है कि खेलों को हम प्राथमिकताओं में नहीं रखते जब भी बजट तय किया जाता है? देखिए, पूर्व में तो निश्चित रूप से बजट बड़ा कम था, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री जी ने बजट को 6 गुना बढ़ाया है। 6 गुना एक ही साल में। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल मेडल्स लेकर आए, आज आप इनसे पूछिए, आज से पहले हमारे एथलीट्स हमारे देश की शान बढ़ाते थे, प्रदेश की शान बढ़ाते थे और उसके बाद में प्रोत्साहन राशि के लिए परेशान होते थे। लेकिन आज ये पहली बार पहल है कि हमारे साथियों को कोई परेशान नहीं होना पड़ रहा है। इनके आने से पहले हम स्वागत में खड़े रहते हैं कि कब हमारे सितारे आएँ, और जिन्होंने हमारे प्रदेश के इतने लोगों का दिल खुश किया है, उनका दिल हम कैसे खुश करें, उसमें हम लोग लगते हैं। तो ये आप बिल्कुल देख लीजिए कि 6 गुना बजट बढ़ गया है और इस साल के बजट में मुझे लगता है इससे भी 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। बजट की कोई कमी नहीं है, बस एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से ये सारे काम रुके हुए हैं कि ये क्रीड़ा परिषद है और इस पर एक गहन चिंतन हो रहा है कि ये खेल विभाग होना चाहिए। जिस दिन खेल विभाग हो जाएगा, अभी 200 सवा 200 कर्मचारी हैं, जब 2000 कर्मचारी खेल विभाग में, कोचेज, सीनियर ऑफिसर्स, खेल अधिकारी हो जाएंगे, उसके बाद में आप समझिए कि 1000 करोड़ का बजट भी कम पड़ेगा और उसको लगाने के लिए हाथ भी होंगे। आज जितने हाथ हैं उतना काम है। जिस दिन ये हाथ, हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सभी खेल प्रेमियों को बता देना चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर बहुत सीरियस है। लेकिन ये क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं मोटो डिसीजन है, उसको मैं केवल रिकमेंड कर सकता हूँ। फैसला तो वही करेंगे, मुझे विश्वास है कि वो करेंगे, लेकिन जिस दिन करेंगे वो करेंगे। हम इसको बहुत अच्छे से पुटअप करेंगे कि ये क्रीड़ा परिषद की जगह खेल विभाग बने, और ताकि भविष्य में अगर खेल विभाग का बजट हजारों करोड़ में भी जाए तो वो पैसा सही जगह लगे, इसका ऑफिशियल डिसीजन सही हाथों में हो। ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाकर इस राजस्थान को देंगे इस 5 सालों में। मंत्री जी, बजट को लेकर के हम बात कर रहे थे, मैं श्रीराम साहब से जानना चाहूँगा सर, बजट को लेकर के एक बात ये सामने आती है कि खेल विभाग जो है वो अपना बजट अच्छा खासा तय भी करता है, लेकिन बावजूद इसके खिलाड़ियों को
प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिल पाती है, एक बड़ा बड़ा बैकलॉग चलता रहता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रोत्साहन राशि और पुरस्कार तो समय पर मिल जाना चाहिए ताकि खिलाड़ी मोटिवेट हो सके, उसका मनोबल मजबूत हो सके। जैसा कि अभी मंत्री साहब ने कहा है कि पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, पहले काफ़ी टाइम से वो सुविधाएं नहीं थी कि जो पैसे आते थे काफ़ी लेट बच्चों को मिलते थे। अभी इन्होंने आने के बाद में ये किया है, तो इसके साथ मैं ये कहूँगा कि आगे और हमारे जैसा कि मंत्री साहब ने कहा कि इसको डिपार्टमेंट बना दिया जाए, तो डिपार्टमेंट बन जाएगा तो बजट भी बढ़ेगा, आदमी भी बढ़ेंगे। और मैं इस टाइम ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान से बहुत छोटा है हरियाणा स्टेट जी, और उसको ब्लॉक लेवल तक कोचिज हैं जी, और इसीलिए वो स्टेट अच्छा कर रहा है। और हम अगर उनसे पीछे हैं तो हमारी इतनी आबादी के बाद भी एक ही वजह मैं मानता हूँ कि कोचिज की कमी। तो कोचिज भी हम दें, और कोचिज जब ही देंगे जब बजट बढ़ेगा। बिल्कुल। और वो बजट ये मंत्री महोदय चांदना साहब ही ये काम कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा आदमी कर सकता। जो खेल प्रेमी है, खेल से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको पता है कि खिलाड़ी को कितनी डाइट चाहिए, खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है और उसको क्या सुविधाएं चाहिए। अच्छा सर, डाइट की बात भी आपने की है, डाइट को लेकर के एक खिलाड़ियों की तरफ से मिलता है कि जो है उसमें डाइट को जो है वो ठीक किया जाना चाहिए। किस तरीके से आप देखते हैं कि डाइट को लेकर के जो खिलाड़ी की? देखिए, डाइट का ऐसा है कि हमारे यहाँ की डाइटिशियन भी रखे गए हैं। डाइटिशियन बताते हैं डाइट लें, और रेगुलर बच्चों को डाइट रखनी चाहिए। जैसे कई दफ़े देखता हूँ कि बच्चे जब स्पोर्ट्स करते हैं तब तो डाइट लेते हैं और स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं या थोड़ा कम करते हैं, ऑफ सीजन पीरियड में कम लेते हैं, तो उसको रेगुलर डाइट रखनी चाहिए। और नॉर्मली जो भी सीजन फ्रूट है उसको 1 या 2 गिलास जूस लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए है। इसके साथ ही साथ कि मैंने सब्जी, हरी सब्जियां वगैरह खानी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स में जहाँ भी आपको कंपटीशन मिले उसमें कंपटीशन में आप हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, उसमें आपको अपनी कमज़ोरी का, अपने प्रशिक्षण को भी पता चलेगा कि आप में क्या कमज़ोरी है। और मैं बच्चों आपको बताना चाहूँ कि आप लोग लक्की हो, कोई आपको इतना स्पोर्ट्समैन मिनिस्टर मिला है जो कि स्पोर्ट्समैन है और दिल से चाहते हैं आप लोगों को, जैसे जाजिड़ा साहब ने बताया कि ये दिल से काम करना चाहते हैं जी। और डिपार्टमेंट बन गया तो हमारे राजस्थान का बहुत भला हो जाएगा और इसका क्रेडिट मंत्री महोदय को जाएगा और यही कर सकते हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। देवेंद्र जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं, ब्रेक से जाने से पहले भी आपने कहा कि बजट बढ़ना चाहिए और मंत्री जी भी बता रहे थे कि बजट को लेकर के काफ़ी कोशिशें मौजूदा सरकार ने की है, स्पोर्ट्स को प्राथमिकताओं में शामिल करने की बात हम कर रहे हैं, क्या ये प्राथमिकताओं में शामिल हो पाएगी और क्या इस दिशा में प्रयास जो किए जा रहे हैं, भले ही केंद्र सरकार की तरफ से बात करें, राज्य सरकार की बात करें, पार्टी की बात हम यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, क्या देखते हैं आप स्पोर्ट्स को लेकर के जो माहौल बनना चाहिए वो बन पा रहा है? अभी तो प्रयास ही हैं, क्योंकि मेडल टैली में भारत को देखा जाए तो जितना हमारे मेडल आने चाहिए उतने नहीं आए अभी तक, और प्रयास को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है आने वाले ओलंपिक जैसे पेरिस है या 28 वाला ओलंपिक है उसमें हम मेडल बढ़ा सकेंगे। क्योंकि इसमें मैं चर्चा करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो खेलो इंडिया प्लान है वो बहुत अच्छी आई है, उसमें बहुत सुविधाएं हैं खिलाड़ियों के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्टेट में मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, खास करके पैरा खिलाड़ियों के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं है, कहाँ ट्रेनिंग करें। वो जो भी स्टेडियम बने हैं वो एबल बॉडी के खिलाड़ी कर सकते हैं, बहुत कम खिलाड़ी हैं जो पैरा के आके व्हीलचेयर पर्सन्स या ब्लाइंड जी बिल्कुल आस के, तो इसमें हमें काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। दूसरा मैं स्पोर्ट्स साइंस की बात करूँगा, स्पोर्ट्स साइंस का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हो कि साइंस 10 फैकल्टी चलनी चाहिए वहाँ स्पोर्ट्स की, तब जा कर के आप ये मानेंगे कि स्पोर्ट्स में हम अच्छे बन रहे हैं जी। बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ, ये बच्चे स्टेट या नेशनल मेडल लेके आते हैं स्कूली जी, इनको 1 पैसे की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो ये राजस्थान में बड़ी दुखद बात है, क्योंकि इन खिलाड़ियों को वो पैसे मिलने चाहिए। और ख़ास करके लड़कियां स्कूली गेम में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है लड़कियों का, इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि स्पेशल लड़कियों के लिए तो ऐसी स्कॉलरशिप प्लान चलानी चाहिए हमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। एजुकेशन में हमें काम करने की इसलिए ज़रूरी है, आज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं खेलना चाहता था और मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता था कि बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, अकबर कौन था। मेरे को उस टाइम में शायद टेनिस कोर्ट के बारे में बताते, मेरे को बैडमिंटन कोर्ट के बारे में बताते कि कैसे खेला जाता है बैडमिंटन, कैसे कोर्ट बनता है, कैसे एथलेटिक्स ट्रैक बनती है, तो शायद आज मेरे ज़्यादा काम में आती है वो चीज़।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में जो शिक्षा विभाग है उसमें स्पोर्ट्स चैप्टर को कंपलसरी आपको डालना ही होगा आगे आना है तो। बिल्कुल, बहुत अब उन महत्वपूर्ण चीज़ों सुझाव को छोड़ना होगा आपको। देवेंद्र जी, ये रहा है कि शिक्षा को खेल से जोड़ने के साथ साथ में हमें उसको आगे और डेवलप करने पर भी ध्यान देना है। लेकिन खेल तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन खेल संघों की जो राजनीति है सर, वो काफ़ी हद तक जो है प्रभाव डालती है। खेल संघों की राजनीति पर मैं आता हूं और अनिल व्यास जी से मैं बात करूंगा कि कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं उनकी जो आपसी लड़ाई होती है वो खिलाड़ी भुगतता है। दो दो टीम चली जाती है, एक टीम खेलेगी, कौन सी टीम नहीं खेलेगी, दो दो एसोसिएशन बन जाते हैं। कैसे इसको ठीक किया जाए और क्या इसका खिलाड़ियों पर इम्पैक्ट नहीं पड़े, उसको लेकर के आप लोग क्या कर सकते हैं? खेल संघों की जो 2-4 समस्याएं हैं, पहले मैं मंत्री जी को उनसे अवगत करा दूं, उसके बाद मैं आपको राजनीतिक बात भी बताऊंगा। खेल संघों को राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करानी पड़ती है और आपको ध्यान है कि खेल संघों के पास कोई संसाधन नहीं है, न उनके पास कोई बजट है, न उनको कोई ऐड मिलती है। ऐसे में खेल संघों के लिए उनको आयोजित कराने में बहुत कठिनाई आती है। तो मैं मंत्री जी से ये चाहूँगा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, इसके साथ यदि इसमें एक 300 बेड का हॉस्टल बन जाए जिसमें खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था हो जाए, तो सभी खेलों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं जब आयोजित करेंगे तो उसके लिए जो होटलों में हमारे को कमरे बुक कराने पड़ते हैं, उसके लिए संसाधन नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी सुविधा होगी खेल जगत को। अच्छा सर, खेल संघों के पास में अगर कुछ भी नहीं है तो ये वर्चस्व की लड़ाइयाँ क्यों देखने को मिलती है? क्यों खेल संघ में हर कोई पदाधिकारी जाना चाहता है? महेश जी, ये तो राजनीति का असर है कि आप 50 घरों की आज विकास समिति में रहते हैं और उस विकास समिति के भी चुनाव होते हैं तो वहाँ भी उतनी राजनीति हो जाती है जितनी कि बीजेपी कांग्रेस की राजनीति है। तो खेल भी उससे कोई अछूता नहीं है, पर राजनीति खेल में नहीं होनी चाहिए। कि भारतीय ओलंपिक संघ में जो विवाद अभी चल रहा है उसमें हाई कोर्ट ने दखल दिया है और अभी उसके चुनाव 19 को होने थे पर वो नहीं हो पाए। और यदि ये आपसी झगड़ा खेल संघों का नहीं मिटेगा तो वो प्रशासक नियुक्त करेंगे, सरकार उसमें अपना प्रशासक लगा देगी। इसलिए खेल संघों को भी मिल बैठ के ही आपस में बात करनी पड़ेगी। दूसरी, मंत्री महोदय हमारे बीच में हैं, मैं 1-2 छोटी मोटी खेल संघों की समस्याएं और मंत्री जी को बताना चाहता हूं। तैराकी में भी है, 2019 से लोगों के बच्चों के टीएडीए अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। तो क्रीड़ा परिषद को खेल संघों के साथ 2 पहियों की तरह चलाने में आप अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा, मैं एक मुद्दा जरूर आपके सामने उठाना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान तैराकी संघ का मैं अध्यक्ष हूं और तैराकी एक ऐसा इवेंट है जो साउथ में 12 महीने बच्चा प्रैक्टिस करता है, उसके साथ राजस्थान का बच्चा 6 महीने प्रैक्टिस करके किस तरह कम्पीट करेगा। तो जब राजस्थान में 3 साल पहले गोल्ड मेडल फिरदौस कायम खानी ने शाहपुरा की ने लिया, मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया को उनके पास ले गया था और ये मैंने उनके सामने भी रखा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों है? मैंने कहा मैडम ऐसा इसलिए है कि राजस्थान में सिर्फ एकमात्र ऑल वेदर तरणताल है, वो भी मरणासन है। उन्होंने अपने निजी सचिव से कहा इसकी फाइल मंगाना। अगली बार उस बच्ची के फिर मेडल आया, मैं फिर उनको ले गया और मैंने कहा मैडम बच्ची का मेडल तो आ गया पर आपकी फाइल नहीं आई है। तो जो एकमात्र तरणताल है वो मरणासन है। मंत्री जी से ये निवेदन है कि जो नया तरणताल बन रहा है उसको आप ऑल वेदर कराएं तो राजस्थान के बच्चे भी 12 महीने प्रैक्टिस करके बराबरी का मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल, खेलों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास सरकार करेगी और साथ ही साथ में खेलों में जो विवाद है उस पर भी बातचीत अभी जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। खेल से खोलो किस्मत में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खेलों में होने वाले विवादों को लेकर के, खेल संघों के विवादों की। लेकिन इंतज़ार है राज्य को कि खेल नीति कब बनेगी ताकि ये खेलों के विवाद दूर हो सके और खिलाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं पड़े। खेल मंत्री अशोक चांदना साहब हमारे साथ में हैं। सर, नई खेल नीति का इंतज़ार है ताकि जो खेल संघों में विवाद हो उसे लेकर के खिलाड़ियों पर जो असर है वो नहीं देखने को मिले, खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान लगाए, उन्हें खेल संघों के विवादों से किस तरह से दूर रखा जा सके। देखिए, अभी ग्रामीण खेलों के ऊपर काम चल रहा है, तकरीबन 1 महीने का काम उसमें और बाकी रह गया है।
पूरा डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ में ग्रामीण खेलों को कामयाब कराने में लगा हुआ है। 27 लाख पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर है। गांव-गांव में खेलों का वातावरण बनाना है। उसके बाद में हमारी टॉप प्रायोरिटी जो रहेगी वो अगली प्रायोरिटी हमारा स्पोर्ट्स एक्ट रहेगा कि उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। उसके ऊपर काम भी चल रहा है। पूर्व में ये बनकर तैयार भी पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चेंजेस हमने करने हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से लागू होंगे और जल्दी हम वो सारे बदलाव करेंगे जिससे विवाद थोड़े से कम हो जाएं। लेकिन प्राइडल इश्यूज़ जितने भी हैं, प्राइड तो कभी इंसान का ख़त्म होगा नहीं, तो प्राइड का विवाद ख़त्म होगा नहीं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि व्यवस्था ऐसी बन जाए कि किसी भी झगड़े का असर खिलाड़ियों के करियर पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं नया खेल मंत्री बना था तब आरसीए के ताले लगे हुए थे 5 साल से 6 साल से। बीसीसीआई अपना इंचार्ज भेजते थे, अपने हिसाब से टीम एंट्री करा लेते थे। कई बच्चों का जो स्पोर्टिंग पीक था वो इस 6 साल में निकल गया। कोई रिकवरी खड़ी थी आरसीए के ऊपर डिपार्टमेंट की, तब मुझे कई लोगों ने समझाया कि उस रिकवरी के बिना अगर इनको काम करने दिया तो आपके ऊपर आक्षेप भी लग सकते हैं। उसमें ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, खिलाड़ियों का करियर कहीं पर भी दाव में नहीं होना चाहिए। खेल फेडरेशंस हैं, उनसे डिपार्टमेंट का या उनका आपस में यदि कोई विवाद है तो वो टेबल पर समाधान होना चाहिए। एक बात सर, उसके लिए किसी पर भी ताले नहीं लगने चाहिए। फेडरेशन और एसोसिएशन ने सहयोग की भी मांग की है जी। कहते हैं कि जब टूर्नामेंट करवाते हैं तो बड़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। क्या हो सकता है सर सरकार की तरफ से? सभी फेडरेशंस को एक साथ बुलाकर इनके मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा करके और मैं उसका समाधान करूँ ताकि आगे इनको ये समस्या नहीं आए, इस प्रकार की समस्या। बिल्कुल, हमारी ये सार्थक पहल बनती जा रही है खेल से खोलो किस्मत में कि मंत्री खुद कह रहे हैं कि वे इन समस्याओं के समाधान में भी जुटे हुए हैं। कुछ सुझाव ले लेते हैं। श्रीराम साहब, आपसे बात करूंगा, किस तरह के और सुझाव आप खेलों के बेटरमेंट के लिए प्रदेश में सरकार को देना चाहेंगे? इस प्लेटफॉर्म का आप सदुपयोग कर सकते हैं। सुझाव के तौर पे तो यही है कि हमने जैसा कि एक तो सबसे पहले जाजवड़िया जी कहा था एजुकेशन, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स को अगर एक सब्जेक्ट बना दिया जाए, एजुकेशन के साथ सब्जेक्ट बना के जोड़ दिया जाए उसको, तो सारे बच्चे उसमें कोई भी गेम खेले और वो एक सब्जेक्ट हो जाए और उसको आगे फ्यूचर में भी अगर वो स्कूल पास करके अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसमें भी अगर कुछ नंबर कम पड़े तो स्पोर्ट्स के बेस पे उसको उसका फ़ायदा मिल जाए। तो एक तो ये है कि एजुकेशन के साथ अगर हम स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट बना करके और बच्चों को दे दें तो हर बच्चा उसमें खेल में हिस्सा लेगा। और जब तक हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड में बच्चों को लाने के लिए जब तक, क्योंकि हमारे यहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, स्पोर्ट्स कल्चर बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्पोर्ट्स कल्चर बनेगा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर में से अच्छे बच्चे मिलने के चांसेज होते हैं। तो ये है कि जब तक हम ग्रास रूट पे नहीं जाएंगे और ग्रास रूट से आगे ला करके और बच्चों को, उनमें से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको, जैसे अभी इन्होंने नई स्कीम चलाई उसमें यंगस्टर को लेकर हुए बच्चों को हॉस्टल्स खोल रहे हैं, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि जयपुर में भी है, अभी जोधपुर में भी खोल रहे हैं। तो इसी मुताबिक हर जगह करे जाएं और जहां जो टैलेंट है, जैसे साइकिलिंग का बीकानेर में है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर थुरूज गंगानगर में अच्छे हैं तो वहाँ, तो ये भी स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए बच्चों का कि क्या से हमें कौन से बच्चे अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ से वहाँ वैसी सुविधाएं उनको वहाँ मिल जाएं अपने घर के पास, तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगी बच्चों के लिए आगे आने वाले समय के लिए। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, कई देशों में आप घूम करके आए हैं, कई राज्यों में आप गए हैं, किस तरीके से पाते हैं आपकी हमारे स्टेट में और क्या बेहतर किया जा सकता है? काफ़ी प्रयास हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण रोज़गार का मुद्दा वो सॉल्व हो गया है, अब और किन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं हम? अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो हमें कोचेज की भर्ती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 10 कोच तो होने चाहिए अलग अलग इवेंटों के। मेरा ये मानना, डिस्ट्रिक्ट का बच्चा बाहर ट्रेनिंग करने जाना ही ना पड़े कोच की वजह से, और हो सके तहसील हेडक्वार्टर भी हमें अच्छी जो जहाँ माहौल है स्पोर्ट्स का वहाँ 1-2 कोच को नियुक्त करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो प्रेजेंट में हमारी एकेडमियाँ चल रही हैं तो उसमें डाइट सिस्टम है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग डाइट ही नहीं मिल रही बच्चों को तो रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट आता है। इससे आगे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरे दिमाग में है, बहुत बड़ी चीज़ है ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बहुत ही बजट भी बहुत बड़ा रहेगा इसका। आज से 10 साल पहले एक झुंझुनू में खुली थी
और वीसी ने मुझे भी उसका मेंबर बना रखा है। तो मैंने पूछा किसी से क्या है यूनिवर्सिटी, मेरे झुंझुनू मेरे पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है अभी मेरे पास में है, तो वहाँ कुछ नहीं खुला आज तक, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, तो महज वो कागजों में बन के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रह गई। तो मेरा मानना ये थी हमें उसको अच्छी तरीके से चलाएं, क्योंकि वहीं से हमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आपको एक अच्छा फिजियो मिलेगा वहाँ पे, और भी बहुत से क्षेत्र में जा सकते हैं बच्चे। ऐसा नहीं सिर्फ ओलंपिक मेडल ही लें, खेल में ओलंपिक मेडल नहीं है, खेल में बहुत स्कोप है, आप अदर साइड में जा सकते हो। तो इसीलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जी, कागजों से मूर्त रूप ले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता दूं, कागजों में अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी नहीं है जी। डिक्लेयर हुई थी 2013 में, फिर इस प्रपोजल को पूर्व सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर ये प्रपोजल फिर से बना, अभी 3 साल पहले हमारी सरकार आई तब। प्रपोजल बनने के बाद में इसके ऊपर आइडिया आया, क्योंकि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग और बाकी जो अधिकारी हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के मूड में होते नहीं, तो उसको केवल एक एफिलिएशन गिविंग, डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटी बना देने का पहले एक आइडिया चला था, लेकिन उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ये हुआ कि डिग्री गिविंग का कोई अर्थ नहीं है, वो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में डिग्री दे सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री देनी चाहिए, हैंड होल्डिंग होना चाहिए। एक बच्चा, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ उसके अंदर स्कूल भी होना चाहिए, स्कूल भी उसी में पढ़े, कॉलेज भी उसी में पढ़े, पीजी भी उसी में करे, खिलाड़ी भी वहीं बने, कोच भी वहीं बने, खिलाड़ी बनाना भी वहीं सीखे। तो कंप्लीट हैंड होल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तकरीबन मुझे लगता है कि 600 करोड़ के आसपास का आइडिया है, और अब हमने मन बना लिया है कि हम इसको 600 करोड़ का ही बना के जाएंगे। तो इसका फिर से प्रपोजल्स पुटअप हो रहे हैं, जो हर खिलाड़ी को चाहिए वैसी एक यूनिवर्सिटी बने, ऐसा एक फाउंडेशन स्टोन हम लोग लेकर के जाएंगे, आप चिंता ना करें। खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही है तो हमारे साथ में जो नवेदित खिलाड़ी हैं, जो अपने खेलों में उभरते हुए नाम हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश है ताकि वे यहाँ पर अपने सुझाव दे सकें और अपनी बात यहाँ पर खुद खेल मंत्री को भी कह सके। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात यहाँ पर न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पर खेल से खोलो मुहिम में रखें। सर, अभी आपने कहा कि राजस्थान में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। बीकानेर के अंदर राजस्थान शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा राजस्थान का स्पोर्ट्स स्कूल है सर, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल। हमारे हिसाब से राजस्थान में खेल यूनिवर्सिटी बनाने की सबसे उचित जगह है वो। देखिए, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन झुंझुनू में एक बार कोई चीज़ गई हुई वापस आती नहीं है, तो वो तो बनेगी ही बनेगी। हाँ, बीकानेर में सादुल स्पोर्ट्स एक अपने आप में नाम रहा है, ब्रांड रहा है जी। और हालांकि वो शिक्षा विभाग की एंटिटी है, खेल विभाग का उसमें कोई अभी तक दखल अंदाजी नहीं है, आप ध्यान दिला, लेकिन उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें, एक टीम भेजकर उसके ऊपर आइडियाज़ बनाकर हम आगे प्रपोजल्स भेजेंगे, शिक्षा विभाग से बात करेंगे, उसको वापस कैसे पूर्व के जो उसकी ग्लोरी थी उस तक पहुंचाने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए क्या सुझाव हैं, वो हम शिक्षा मंत्री जी और हम लोग बात करके उसके ऊपर निश्चित रूप से काम करेंगे। कोई और खिलाड़ी यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं, कोई और? आज विश्व में योगा को पूरे विश्व में मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो योगा के जो प्लेयर है, हर साल यहाँ की यूनिवर्सिटी 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ है अपने प्रदेश में, जो कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जाती है, उनके बच्चे वहाँ पर परफॉर्मेंस भी करते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई रोज़गार, वहाँ से बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। आप योगा के 10-20 खिलाड़ियों को लेकर मेरे पास में आइए और आप क्या क्या समस्याओं को फेस कर रहे हैं मुझे बताइए, उसका समाधान कर देंगे, चिंता मत कर। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल हैं, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन आउट टर्न में नहीं है। कई गेम्स जो हैं वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई गेम्स जो हैं प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने एक बेसिक प्लेटफॉर्म रखा, हमने ना प्रदेश सरकार रखा ना केंद्र सरकार रखा। ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उससे जितने भी खेल मान्यता प्राप्त हैं और अनेकों अनेक गेम्स हैं, हमने उसको इंडिविजुअल रखा, क्योंकि प्रदेशों में कई बार सरकारें बदलती है, कई खेलों का वर्चस्व खेलों संघ के लोगों का बढ़ जाता है, कई खेल संघ के लोगों का घट जाता है, कोई किसी पर सवाल उठ जाते हैं, कोई राजनीति का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका हम लोगों ने रखा, उसमें किसी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का हमने रखा ही नहीं है। पूर्व में हमारे को साथी कह रहे थे
कि खेल विभाग के लिए पैसे की कोई कमी मैं आपको कह रहा हूं नहीं है। आज से पहले किसी भी आयोजन में 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए से ऊपर कभी किसी प्रदेश सरकार ने खर्च नहीं किया। ग्रामीण खेलों के माध्यम से गांव में खेलों का वातावरण बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपए आयोजन के लिए दिए, 40 करोड़ रुपए। और आप देखेंगे जब ये आयोजन होगा, 26 जनवरी को ये आयोजन होने वाला है, और उस दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस पैसे को इस्तेमाल किया गया। 1 लाख लोग 50 साल से ऊपर के हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसमें एज ग्रुप लगाइए, बुजुर्गों को क्यों पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। मैंने कहा आप समझते नहीं हैं। हम हरियाणा की ओर देखते हैं, जब भी कोई हरियाणा पंजाब का उत्कृष्ट खिलाड़ी राजस्थान आता है, मैं उनसे पूछता हूँ आप कैसे बने। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे इक्विपमेंट ने बनाया या सरकार ने बनाया या किसी पैसे ने बनाया। वो कहते हैं मुझे मेरे गाँव ने बनाया। जब तक गाँव में खेल भावना नहीं होगी, गाँव में अपने गाँव के बच्चे को, अपने जिले के बच्चे को आगे बढ़ाने की भावना नहीं होगी, तब तक खेलों में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो जो वो 1 लाख लोग जो वरिष्ठ हैं लेकिन आज भी बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, जब कोई अच्छा खेलता है वो बच्चा उनको नजर आएगा, लेकिन उसका जूता फटा होगा, वो उसको जूता दिला देंगे। ये खेल भावना है। इसीलिए ग्रामीण ओलंपिक का जो आइडिया है वो एक वास्ट आइडिया है, और इसके जो असर हैं ये एक तरह से आयुर्वेद की दवाई है। इसका कोई चमत्कार एक रातों रात नहीं होगा, लेकिन इससे जब ये 2-3 संस्करण इसके हो जाएंगे, 2-3 बार ग्रामीण ओलंपिक हो जाएंगे, जब 25-25, 50-50 लोग एक साथ खेलेंगे, जब लोग घरों से निकलेंगे, जब एक गांव पड़ोस के गांव से कोई हार के बच्चे आ जाएंगे और उस गांव के पटेल ठानेंगे कि अगली बार उस गांव को हराना है, इस बार करो तैयारी, हम तुम्हारे को दूध की सप्लाई करेंगे। मतलब उस प्रकार का जब वातावरण बनेगा, तब सही मायने में राजस्थान का खिलाड़ी जो है फाउंडेशन स्टोन से तेजी से बढ़ेगा। फिर आगे हमारे पास सुविधा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कबड्डी की टीम राजस्थान की कोई मेडल लाती थी तो एक राजस्थान का खिलाड़ी होता था और 10-11 खिलाड़ी हरियाणा के होते थे। पिछले 2 साल से राजस्थान की टीम नेशनल मेडल ला रही है, तो एक खिलाड़ी हरियाणा का है, बाकी सारे खिलाड़ी राजस्थान के। ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। हमारी राजस्थान की फुटबॉल की टीम दिलीप ट्रॉफी की हाई लीग में पहुंची है। देश की 8 टीमों में जगह बनाई 34 साल के बाद में। ये राजस्थान में 34 साल के बाद में हुआ। संतोष ट्रॉफी भी इस बार, ये हमारे साइकिलिंग के, संतोष ट्रॉफी की भी बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे साइकिलिंग के जो साथी हैं, 35 साल के बाद में ऑल इंडिया ऑल कैटेगरी में राजस्थान चैंपियन बना है। 35 साल के बाद में ये कहीं ना कहीं तो खेलों में जुनून आया है। मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले तक प्रोफेशनल कबड्डी की प्रैक्टिस मात्र 200-250 बच्चे करते थे राजस्थान में। आज प्रोफेशनल कबड्डी की प्रैक्टिस 5 से 10 हजार बच्चे राजस्थान में कर रहे हैं। कहाँ तो 250 बच्चों में कंपटीशन होता, कहाँ 10,000 बच्चों में कंपटीशन होगा। जब 10,000 बच्चे कॉम्पीट करेंगे तो गेम का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा। जब गेम का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा तो हमारे खिलाड़ी नेशनल चैंपियन भी बनेंगे और इंटरनेशनल चैंपियन भी बनेंगे। लेकिन नर्सरी यहीं से उठेगी, वातावरण जमीन से उठेगा। ज़रूर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सरकार के प्रयास हैं वो रंग लाए और हमारे खिलाड़ी प्रदेश भर से देश दुनिया का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक तक के सफ़र पर पहुँचे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारा नाम रोशन कर सके। उन्हें तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी सुविधाएं, संसाधन मुहैया हो सके, इस दिशा में सरकार भी कोशिश कर रही है। और हमारी खेल से खोलो किस्मत मुहिम के तहत जिन खिलाड़ियों ने बेहतर किया है और जिन खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन करने की कोशिश की है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की हमने कोशिश की है। और आप सभी यहाँ पर मेहमान हमारे साथ में जुड़े, खेल मंत्री जी अशोक चांदा साहब हमारे साथ जुड़े, श्री राम सिंह जी, देवेंद्र जी और अनिल व्यास जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, और तमाम SMS स्टेडियम के वो खिलाड़ी जो है हमारे साथ में यहाँ पर आज बने। और एक सार्थक चर्चा जो है वो हमारी यहाँ पर खेलों के विकास को लेकर, खेलों को बढ़ावा देने को लेकर के हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मूर्त रूप लेगी और आगे चल करके इसके सार्थक परिणाम भी जरूर सामने आएंगे हमारी इस मुहिम में। बस इतना ही। मंजिल पर पहुंचकर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यह अंत नहीं है, आगे भी सफर जारी रहेगा, क्योंकि सवाल उन खिलाड़ियों का है जो देश के सम्मान के लिए झुकना नहीं जानते। तो न्यूज 18 राजस्थान देखते रहिएगा, समय समय पर कोशिश करते रहेंगे खेल से खोलो किस्मत की कड़ी में हालात बदलने की। जब भी जरूरत पड़ेगी और जरूरत पड़ी तो फिर निकलेंगे सफर पर। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।